आप इस वाले सवाल में ब्लेंडर क्या है, ब्लेंडर ये है कि उसने रिटेन अर्निंग आज तक की ले ली है सब्सिडरी की, जबकि आती है पोस्ट एक्विजिशन, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कभी आता ही नहीं है और इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाती है। तो इसने वो सारी चीज़ें रहने दी हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 12 मिलियन, 1.2 मिलियन या 12 मिलियन, 1.2 मिलियन है। नहीं, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। चलो वैसे टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब लेट्स स्टार्ट। अभी देख लेते हैं ना भाई। पहले मुझे एक बात बताओ, ये थीम तो समझ आती है कि इसने सवाल के अंदर दो कंपनीज़ के बैलेंसेस को उठाया और चिपका दिया, सही है। अब हम एक एक करके देखते हैं हुआ क्या है। हम नीचे गए पीएनएल वगैरह को भी क्रॉस करके, तो वो बता ये रहा है कि ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल के अंदर सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है, 831,600। अच्छा, ये अनएडजस्टेड है, यानी अगर मैं हर एक लाइन आइटम को सब्सिडरी के मिलाता तो टोटल पे आके नीचे ये होता, ऐसा ही है। तो ये सब्सिडरी की कौन सी बुक्स का प्रॉफिट है, सेपरेट बुक्स का, जो कि इस वाले प्रॉफिट के अंदर शामिल है, जो कि टोटल प्रॉफिट है, सही जी। आगे सुनिएगा। फिर हमने ये कहा कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि रमेश परिवार लिमिटेड ने एक्वायर किया है 85% ऑफ भाटिया लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2018, दैट इज़ द एक्विजिशन डेट। और वही इसी इंफॉर्मेशन के अंदर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 2,20,000 है। अच्छा, इस बात को मानते हो कि ये 2,20,000 इस वाले शेयर कैपिटल के अंदर शामिल है, इस वाले शेयर कैपिटल में शामिल है ना, क्योंकि उसने तो लाइन बाय लाइन प्लस कर दिया, जबकि होना नहीं चाहिए। ये हो गई बात। अच्छा, फिर अगर हम कहें इसमें शेयर प्रीमियम भी आ रहा है, ये भी शामिल है, और रिटेन अर्निंग भी शामिल है। तो कहने और समझाने का मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग तो होनी नहीं चाहिए, वो तो पोस्ट एक्विजिशन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जो कि भाटिया लिमिटेड है, सही है। हमने कहा एड एक्विजिशन आ जाओ, एड रिपोर्टिंग आ जाओ। आपने कहा शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया, और रिटेन अर्निंग्स आ गया। शेयर कैपिटल बताते हो भाई कितना कितना आ रहा है, 2,20,000 ये और ये, ऐसा ही है, ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे ये चेंज नहीं हुआ, यही रहा। शेयर प्रीमियम भी यही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग इसने बताया कितना है, 1,950,256। हमने कहा 1,950,256 ये रिपोर्टिंग डेट पे। क्या ये मानते हो ये वाला रिटेन अर्निंग ऊपर शामिल है बैलेंस शीट के अंदर, यही वाला शामिल है, जो कि होना नहीं चाहिए। होना चाहिए पोस्ट एक्विजिशन। बट बिफोर वी गो टूवर्ड्स द पोस्ट एक्विजिशन थिंग, हमें ये करना है कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं है। आए जी देखते हैं। उसने कहा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट लेस करके डिविडेंड ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर जो ये रिटेन अर्निंग दी हुई है, इसके अंदर तो इस साल का प्रॉफिट तो है ही ना, इस साल का प्रॉफिट तो शामिल ही होगा ना, क्योंकि ये तो एज एड की दी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर लिखा हुआ है ना, तो 31 दिसंबर की रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट तो ऐड हुआ होगा। मैं क्यों बिला वजह, ओपनिंग दी हुई होती तो मैं प्रॉफिट ऐड करके पहुंचता ना, ये तो क्लोजिंग दी हुई है, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ इस बात की। तो आपने देख के चलना है आगे। अच्छा, मुझे बताओ, पहले तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पे आ गए। वो कह रहा है द डेट ऑफ एक्विजिशन इक्वल था विद द एक्सेप्शन ऑफ अ प्लांट जिसकी फेयर वैल्यू एक्सेस थी कैरिंग अमाउंट से कितने से बच्चों, 2 लाख रुपए से। तो आपने कहा
और रिकॉर्डिंग पे कितना 5 साल है, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 18, 19 और 20, ये आ गया। ये तो सही किया था। चलें जी, हमने कहा कि भाई ये तो फिर एसोसिएट की कहानी हो गई। इसके अलावा बिफोर वी क्लोज इट, क्या आपके पास कोई आपस की ट्रांजैक्शंस हैं? अच्छा, पर पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, ये तो ये वाली है। अच्छा, और ड्यूरिंग द ईयर भाटिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू रमेश परिवार लिमिटेड 3,60,000 एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो हमने कहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, हमने कहा 3,60,000 को डिवाइड कर देंगे 120 से, मल्टीप्लाई बाई 20। अनसोल्ड कितना है 40%, ये आ गया, यही है। आपने कहा कि भाईजान ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि और कुछ तो नहीं बचा हुआ। हमने कहा कि भाई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो वो ऑलरेडी पार हो चुका होगा, हमें उसकी करने की कोई नीड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर जो है एसोसिएट ने बेचा है, एसोसिएट से ट्रांजैक्शन है और ये भी एसोसिएट वाला है जी। तो कितने सालों के डेप्रिसिएशन के बाद होगी? एक 20 किधर? तो 2018 में एक्विजिशन हुई होगी ना। तो अगर 2018 में होते तो एक 20 पे कैसे होते? एक्विजिशन का मतलब क्या? साल का शुरू 18 में, तो 18 में तो 2 लाख की थी ना। सही है, तुम साल के शुरू का कह रहे हो ना, वो तो नहीं बनता ना केस। अच्छा भाई, अब इसको हम सम कर सकते हैं। ये आ गया जी। अब मुझे बताओ इसका पोस्ट एक्विजिशन कितना आ गया? ये चीज़ आ गई। कितने लोगों की सही थी? वेरी गुड, बेहतरीन। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, कितने लोगों की सही थी ये? सही है। अच्छा, ये तो एक अमल हो गया ना कि आपने वैल्यू निकाल लिया, उसको पार्क कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, वो दूसरा पार्ट है। चलें जी, गुड। अब हमने कहा इसको आप बांटेंगे 2 लोगों में, पेरेंट एंड एनसीआई में। पेरेंट का हिस्सा कितना है? 85% और वो हो गया 15%। ये आ गया हिसाब किताब यहाँ तक, इसमें कोई पंगा? चलें जी आगे। फिर हमने कहा भाईजान आ जाओ गुडविल निकालते हैं। गुडविल में कंसिडरेशन, अच्छा आज है कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट देख लेते हैं पहले। सही है जी। कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट में हमने कहा भाई वर्किंग 1 में चले जाएं, वहाँ से हम वर्किंग निकाल लेते हैं इसकी। मैंने इसमें थोड़ा सा IFRS 9 भी टेस्ट किया है। सही है जी। अच्छा, हमने कहा कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट में एक एक करके आ जाएं। कैश कंसिडरेशन है, कैश कंसिडरेशन कितनी हो गई भाईजान? 1 लाख। अच्छा जी, शेयर कंसिडरेशन है, तो आपने कहा शेयर्स कंसिडरेशन में आपने कहा फॉर एवरी 4 शेयर इन रमेश परिमार फॉर एवरी 2 शेयर। तो हमने कहा कि हमारे पास जो हमारी सब्सिडरी है उसका शेयर कैपिटल कितना है? 220। इसको डिवाइड बाय 10 कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 85%, ऐसा ही है। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 4। ये शेयर इशू किए हैं आपने, 37,400 शेयर इशू किए हैं, ऐसा ही है। अच्छा, 37,400 शेयर्स के अंदर आपने कहा आपके शेयर की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 12.5। ये आती है भाई? तो आपने ये अमाउंट उठा के यानी वर्किंग के लिए यहाँ रख दी और यहाँ पे आपने रख दिया 220। सही है, ताकि आपके पास ये आंसर भी पता लग जाए। ये हो गई शेयर कंसिडरेशन में कैपिटल प्रीमियम दोनों शामिल है। अच्छा भाई, शेयर कंसिडरेशन के बाद आप आ गए डेफर्ड कंसिडरेशन पे। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर आपने कहा कि भाई ये हो गया था 1,20,000 1.2 की पावर 1।
ये हो गया 1,20,000 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 1.2 की पावर हो गई 1, ये आ गया। अच्छा इनका सम करो तो बनता है 667,500। आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि भाई ये वाली तो अकाउंट फॉर ही नहीं हुई, ये वाली ट्रांजैक्शन तो अकाउंट फॉर नहीं हुई। अच्छा अब एक एक करके बात समझिएगा। मैं सवाल में जाके देखता हूँ ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है 1.2 मिलियन की, और मेरी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी गलत वाली कितनी आ रही है? अच्छा इसका मतलब ये है कि ये सारी अकाउंटिंग हो चुकी है, ये ऊपर की 3 अकाउंटिंग और जो भी डेफर्ड कंसिडरेशन वगैरह है वो सही आगे आके खुद ब खुद हो चुका होगा सब। यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा जो चीज़ नहीं हुई है वो ये वाली है जो कि IFRS 9 वाली है, और जो बकाया इन्वेस्टमेंट है जो 1.2 तक पहुँचाएगी वो एसोसिएट वाली है। तो ये भी बताया हुआ है ना मैंने। नहीं देखो, या तो निकाल के चेक करोगे नहीं मैच करेगा, इसमें बताया हुआ है ना कि ये मिसिंग है। इसी के अंदर अगर मैं एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट डाल दूँ वो एग्जैक्टली 1.2 मिलियन की इक्वल जाएगी, यानी एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को भी अकाउंट फॉर किया हुआ है। तो इसमें एक ही एरर है ये वाला। तो हमने ये कहा समझने के लिए कि आप यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं? बॉन्ड्स। हमने कहा ये बॉन्ड कंसिडरेशन हो गई। अच्छा आपको ये बात बखूबी पता होगी कि बॉन्ड की कंसिडरेशन में हमने कहा ये हम वर्किंग 2 से ले आते हैं। हाँ भाई पूरी IFRS 9 की अकाउंटिंग चलेगी यहाँ पे। हमने कहा फेस वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 95 इंटू 2000, यही है। तो हमने कहा 95 इंटू 2000, ये आ गया। अच्छा प्रीमियम है कोई 10 का, ये आ गया जी। आपने कहा 10 इंटू 2000 हो गया, ये हो गया 210। इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू। आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है? 5%, 5 पर बॉन्ड है ना, तो आपने कह दिया ये आ गया। ऐड करूं लेस करूं? लेस करेंगे। आप इशूअर हैं, आप इशूअर हैं, आपको पैसे कट के मिलेंगे, तो ये आ गया जी। ऐसा ही है, ये अमाउंट आ गई आपकी, वो अमाउंट जो कि आपकी बॉन्ड पेबल की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जिस पे। ऐसा ही है। तो आपने कहा कि भाई आपने इसकी एंट्री बनानी चाहिए थी। प्लीज़ सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और बॉन्ड पेबल क्रेडिट। कितने से भाई? 2 लाख रुपए से। ये हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। यूजुअली आपको पैसे मिलते हैं, इसमें आपको क्या मिले हैं? शेयर्स इसी वैल्यू के। तो आपने ये इक्विवेलेंट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी। ये किसी ने सही किया था? वेरी गुड, बेहतरीन है। तूने कैसे सही किया? 86 तूने बोला ऐड होगा। नहीं मिलेंगे ना यार, कैसे मिलेंगे मार्क्स? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गलत है 86, तो सही कैसे किया? नहीं मिलेंगे मार्क्स। पूरी इन्वेस्टमेंट मतलब 2 लाख रुपए पे पहुंचना है, दैट्स इट। अच्छा भाई, अब इसके बाद आपने इसका शेड्यूल बनाना था। तो वैसे ही अगर मैं इसमें IRR दिया हुआ है आपको। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि ईयर 0 के ऊपर, वैसे समझने के लिए आपको ये एग्जाम में नहीं करना होगा कि ये पैसे फंसे हुए हैं और कितने सालों की है ये? 3 है। अभी देख लेते हैं ना। अच्छा आपने कहा 2018, 19, 20 और 21, तो आपने कहा ईयर 2018 हो जाएगा, 2019, 2020 और 2021। अच्छा हमने कहा कि भाई कूपन जो है वो तो फेस वैल्यू पे मिलता है। कितने % है? 10% है कूपन। कूपन का मतलब भाई फेस वैल्यू पे मिलने वाला, ये आ गया। और आखिर में ये होगा रिडम्पशन किस पे? पार वैल्यू पे। अच्छा तो आपने कहा आखिर में जो पैसे हैं आपको भाईजान ये वापस मिल जाएंगे।
पूरे पैसे मिल जाएंगे ना। तो आपने कहा अगर हम IRR निकालना चाहें कंप्यूटर के ज़रिए, मैंने कहा इतने पैसे फंसाऊँ और ये पैसे वापस मिलें, यही दिया हुआ। मैं तो चेक कर रहा था कि जब सवाल बनाया था तो कोई भंड तो नहीं मार दिया, तो ये रहा। सही है, क्या कह रहा है, ये आ गया IRR। सही जी, क्योंकि अब हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने कहा कि भाई ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, और ये इसलिए बनाना लाजमी है क्योंकि अब तक इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। तो हमने कहा 2018 ये होना चाहिए था। हमने कहा अपने पैसे जो आप लगाएं लायबिलिटी पे वो ये हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक होगा IRR से। सही जी, कैश आपके पास आ जाएगा कितना जी, 19,000, या आखिर तक 19 रहेगा। ये अमाउंट आ गई। आ गया ये भाई। ये किसकी बुक्स का एरर है, पेरेंट एंटिटी की, ऐसा ही है। तो हमने कहा चलें जी, हमारा जो मकसद था वो तो ये था कि बॉन्ड कंसिडरेशन हमें यहाँ पे पार्क करनी थी, तो बॉन्ड कंसिडरेशन हमें यहाँ पे पार्क कर लिए, तो इसका डेबिट पार्क नहीं हुआ तो मतलब इसका क्रेडिट भी पार्क नहीं हुआ। पर हमने कहा कि सर चले अगर मैं इन दोनों को सम कर लूँ तो वो ये आ गया, ये आ गई टोटल कंसिडरेशन। सही है, अलॉन्ग विद द करेक्शन ऑफ एरर। अब मुझे बताएं इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, फेयर वैल्यू ऑफ NCI। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ NCI निकालने का तरीका ये है कि 2,20,000 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 15% से, और जो भी आंसर आएगा उसको 15 से। NCI की वैल्यू यही है ना। तो हमने कहा कि भाई जब NCI की वैल्यू यही है तो हमने कहा कि इसको सिर्फ हम 15% कर लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, सब्जेक्ट टू के ये उसने बिल्कुल सही उठाया। ये क्लियर है भाई, यहाँ तक? चलें जी, ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला, जल्दी बताएं जी। क्लियर है, ओके। चलें भाई, 49,500 हो गया फेयर वैल्यू ऑफ NCI। आपने इन दोनों को सम किया तो आपको मिल गया फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। सही जी। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस के बाद आपने कहा कि कितने परसेंट, 100%। तो हमने कहा कि भाईजान वो आपके पास ये आ गया। अच्छा भाई, खैर हमने तो यहाँ पे ही रख दिया इसको। हम जब ऊपर वर्किंग कर रहे थे तो कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट यहाँ से उठा लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ NCI ये कर लेते हैं जो हमने अभी की थी। यही चीज़ यहाँ आ गई। ये अमाउंट आ गई और हमारे पास आ गए नेट एसेट्स 100%। तो गुडविल कितनी आ रही है? क्या इसमें कोई इम्पेयरमेंट वगैरह का चक्कर है? आखिर में बताया हुआ है कितने परसेंट, कितनी? अच्छा, गुडविल की अमाउंट बताइए। नेट गुडविल 192,43,420 ये हो गया। तो हमने इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया। टेक्निकली 10% है, ऐसा ही है ना। तो हमने कह दिया ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब ये दो लोगों में बढ़ेगी, पेरेंट और
NCI, इसको हटा देते हैं। चलें जी, यहाँ तक भी मामला सही हैं। अब हमने कहा कि इसके बाद आप आ जाएं NCI पे। किस पे क्रिएट करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ NCI पे। तो हमने कहा जब फेयर वैल्यू ऑफ NCI पे आप क्रिएट करेंगे तो वो आ रही है 49,500। आप इसमें पार्क कर लें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपका बनता है 240,458। इसमें आप क्या पार्क कर लें? इम्पेयरमेंट पार्क कर लें अप टू दी एक्सटेंट ऑफ 15%। तो आपने कहा 21,380 का 15%, तो ये अमाउंट आ गई। सही है, ये भी हो गया। अच्छा भाई, अब इसके बाद आप बनाएंगे क्या? एसोसिएट कब आता है बेटा बताओ? जब ग्रुप रिजर्व क्लोज कर रहे होते हैं, तो जिसकी जहाँ जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे आपने काम करना है। सही है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट। अच्छा, ये भी एक ट्रिक थी यहाँ पे निकालने की, आप वो माइनस करके निकालेंगे क्योंकि आपको अलग से गिवन नहीं है। तो हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे आप एक काम ये करें, क्योंकि आपको उसने दोनों को बैलेंसेस चिपका के दे दिए हैं, तो आप 3726450 करेंगे। ऐसा ही है, 3726450। तो हमने कहा कि भाईजान 3726450 में से आप कटा दें 1924, नहीं ये तो वो है ना 1950। आपने कहा इसमें से माइनस कर लें आप 1950,256। यही है। IFRS 9 का टेबल अभी दिखा देता हूँ, बस खाली वहाँ तक पहुँचे हम। 3726450 अगेन में देख लेता हूँ, ये रहा 3726450। और हमारे पास इसके अंदर जो रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग शामिल है सब्सिडरी की 1950,256, क्योंकि उसका आज तक का प्रॉफिट नहीं आता, मतलब पोस्ट एक्विजिशन आता है। तो आपने वो हटा दिया और पोस्ट एक्विजिशन हम डाल देंगे इसके अंदर। तो हमने कहा भाई यहाँ से हमने ये उठा लिया ग्रुप का, इसमें से हमने माइनस कर दिया 1950,256। चेक कर लो, ये आता है, पक्की बात है। अच्छा भाई, आपने कहा पोस्ट एक्विजिशन कितना आ गया इसका? अच्छा, आप लॉजिकली देखें, मैंने आज तक के रिटेन अर्निंग को हटा दिया और वो पार्क कर लिया जो कि पोस्ट एक्विजिशन में होना चाहिए, तो वो सही हो गया बिल्कुल। दिस इज़ द करेक्शन। हमने कहा इसके बाद आप पार्क कर लें इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। तो आपने कहा कि भाई वो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आ रही है इसका 85%। तो हमने यहीं पे आके सिर्फ इसको 85 कर दिया। सही है जी। इसके बाद क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री है? अच्छा, हम सवाल में गए, हमने देखा भाई सवाल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जो है सब्सिडी वाला तो ये था, ये रहा। हाँ भाई, 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं मार्जिन पे, तो हमने कहा यहाँ पे 200,000 पे कितना परसेंट मार्जिन है? 30%। अच्छा, और इस पे 1/3 ये बाकी है, तो आपने कहा 2 लाख रुपए इंटू 30% इंटू 1/3 20 ही आ रहा है। ये आ गया जी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, इसके बाद आपने कहा एरर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था ना, क्योंकि उसका आज तक का आपके पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी नहीं बुक हुआ, ऐसा ही है। तो मैं एक क्यूमुलेटिव करेक्टिंग एंट्री बनाऊंगा।
क्यूमुलेटिव करेक्टिंग एंट्री। अच्छा, क्यूमुलेटिव करेक्टिंग एंट्री कैसे बनेगी अभी वो देख लेते हैं। मुझे बताओ तुम लोग, क्या आज तक एक्सपेंस बुक हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पे ग्रुप रिजर्व को डेबिट कर लें बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि एज एड है ना, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल तो वहाँ पे सिर्फ 1 साल आएगा, तो ये भी आपने बात का ख्याल रखना है। तो हमने कहा कि भाई सम मैंने किया, मुझे लगता है ये 3 का सम होगा, पक्की बात है। 3 क्यों सर? 3 साल है, यानी आज तक का एक्सपेंस नहीं बुक हुआ, मैंने कर लिया, कोई मसला। चलें जी आगे। फिर मैंने कहा बॉन्ड पेएबल रिकॉर्डेड ही नहीं होगा, तो मैंने कहा वो मैं ये उठा लेता हूँ, ईयर 3 का, क्या कहते हो? ये हो गया, ये हो गया। ये तो सर एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है, अभी करते हैं। आज तक जब इसकी एंट्री नहीं बनी तो क्या बैंक आपका क्रेडिट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना, लॉजिकल बात है। तो आपने आज तक बैंक से कितने पैसे निकाले होंगे? ये जाके हुआ होगा, ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा जी, फिर आप मुझे बताएं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी आज तक डेबिट नहीं हुई होगी, क्योंकि आप सब चीज़ें आज सही कर रहे हैं ना, तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट होते तो फिर ये पूरी एंट्री बनती ना। यानी मैं कहता अगर मैं एंट्री सही कर लेता तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होती, बॉन्ड पेबल क्रेडिट होता, और बॉन्ड पेबल आगे चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाता। तो हमने वो सारे इम्पैक्ट्स एक साथ पार किए हैं, तो वो एज एड की एंट्री बन रही है। और फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होके गुडविल में आ जाएगी, या तो आप इन्वेस्टमेंट की जगह क्या कर सकते हैं? गुडविल भी कर सकते हैं, ऐसा है, दोनों बातें हैं ना। तो वो हमने जो कल भी सीखा हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट कितने से आती? 2 लाख रुपए से, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर हम देखें क्या ये बैलेंस होती है? ये देखो भाई, ये हो गई। पर ये जो एंट्री मैंने बनाई है ये फॉर द ईयर की, आज तक की है, आज तक की। आज तक सब सही करो तो ये होना चाहिए। तो आपके सामने आज ही गुडविल पार की ना मैंने, गुडविल को 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया। ये ग्रुप रिजर्व में एक्सपेंस बुक करूंगा, ये बैंक से माइनस करूंगा, ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। क्लैरिटी है? दिस वॉज द ट्रिकी पार्ट, कि ये IFRS 9 का पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद करेक्शन ऑफ एरर। आपके पास करेक्शन ऑफ एरर के सवाल भी तो आए ना IFRS 9 के, अगर सही करने जाओ तो ये होता। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? मैं अमेज़्ड हूँ, हमारे पास मतलब स्पेशली मैं देखूँ तो अगर ओवरऑल बेसिस पे 900 रजिस्ट्रेशन हैं किसकी, FAR 2 की। 16 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ तुम लोग बैठे हुए हो। मतलब ये लिटरली एक अलार्मिंग बात है। क्यों फेल होता है पेपर पता है? इस वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि अगर पास पेपर आते हैं तो पास हो जाएगा? ये तुम देख लो, तुम्हें लग पता चल गया होगा कि ये सवालात कैसे बना रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ योर असेसमेंट कि यार इस लेवल पे तैयार होकर जाओ। फिर अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ फेल नहीं हो सकता, ये तो मेरा मानना है, अल्लाह ने करे तुम, फिर तुम्हारा रिग्रेट नहीं होगा कि यार मतलब मैंने कोई चीज़ मिस की। ये फ़र्क है। तो खैर मतलब हर चीज़ अपना बंदा अपने हिसाब से सोचता है, पर दिस इज़ मतलब लिटरली पैथेटिक। कोई मतलब होता है ना अकाउंटेबिलिटी या ये वो, या तो ये कह सकते हो कि रिकॉर्डिंग का वो है तो अपने ईज पे देख लेंगे। टाइम मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता आपसे सवाल। ऐसे तो आप करते रहो, पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा, सही है ना? तो ये बड़ा ख्याल रखना है आपने। खैर मतलब दिस लिटरली डीमोटिवेट्स अ टीचर हु इज पैशनेट अबाउट कि उसको नई चीज़ें करानी चाहिए। मैं लिटरली एक वक्त पे आके सोचता हूँ यार फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं काम करूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग दे दूँ, मैं अपना क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? जो चीज़ मैं यहाँ पे टाइम दे के करा रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा आधे घंटे में, मेरा टाइम बचेगा ना, मैं बाकी चीज़ों पर ध्यान दे दूँ। तो ये लिटरली मैं सोच रहा हूँ इस बात पर रिकन्सिडर भी करूँगा इसको मैं। तो ये देखने वाली बात है। अच्छा मुझे जल्दी बताओ यहाँ पे क्या पार्क करूँ ग्रुप रिजर्व में, कितनी अमाउंट? ये वाली माइनस होगा ना, क्योंकि एक्सपेंस है तो आप उसको लेस करेंगे। अच्छा ये तो हो गया एरर तक की कहानी, आपने एरर को सही कर लिया। अच्छा अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें करना ये है कि भाई अब हमें याद आएगा कि भाई एसोसिएट भी तो है। अब कौन सी अकाउंटिंग शुरू होगी? एसोसिएट की। तो हमने कहा कि भाईजान अब आ जाएं,
एसोसिएट की इक्विटी अकाउंटिंग। हाँ भाई जल्दी से बताएं, एड एक्विजिशन, एड रिपोर्टिंग, शेयर कैपिटल है एसोसिएट का? चलें देख लेते हैं ना चल के, वो क्या ही रहा है, हम तो बैलेंस शीट से देख लेंगे, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है ना एज एड की। अच्छा इसमें भी बड़ा गेम किया है मैंने, एसोसिएट आपसे खरीदवाई है 19 में, 2019 में खरीदी है ना, और एसोसिएट जब 2019 में खरीदी है और अब चल रहा है 2020 और उसका पीएनएल फॉर द ईयर का है, तो बैलेंस शीट में एसोसिएट का जो भी इम्पैक्ट आएगा 2 साल का होगा और पीएनएल में 1 साल का, तो वो भी आपने ज़रा ख्याल रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल। तो खैर हमने कहा कि इसके अगर शेयर कैपिटल को देखूं तो वो तो अनचेंज है, 5 लाख है। ये आ गया इसका शेयर प्रीमियम। हाँ रिटेन अर्निंग हमें देखनी पड़ेगी उस दिन की क्या है, सवाल में दी हुई है, हम सवाल में चलते हैं। तो ये रही 498, वो ये रही भाई। अच्छा ये सेम रहा, ये सेम रहा, इसकी रिटेन अर्निंग यही है, नहीं बल्कि ये तो हमने वहाँ से उठा लिया, इसकी रिटेन अर्निंग आपकी आ रही है 2350, ऐसा ही है, ये एजेड तक का इम्पैक्ट है। अच्छा इसकी कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, सवाल में जाके देख लेते हैं। अच्छा भाई ऑन जनवरी 1 फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी वर इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ बिल्डिंग, तो वो हमने कहा 80,000 रुपये। रिपोर्टिंग डेट पे लाइफ कितनी है इसकी, 5 ईयर्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा अब हमने ये सीखा था कि हमें यहाँ पे कोई होशियारी नहीं करनी होती है, सिंपल सिंपल प्रॉफिट डालो उसके बाद एडजस्टमेंट्स करना, क्लैरिटी है। तो हमने कहा एसोसिएट का ये वाला मामला आ गया। अच्छा हम क्या चेक करते हैं कि हमारा हिस्सा उससे मैच करता है या नहीं करता। शेयर परसेंटेज कितनी है, 30% है। अच्छा वो कह ये रहा है कि भाई पहले देख लेते हैं ना, 15,000 शेयर्स हैं, तो 15,000 को अगर मैं 50,000 से डिवाइड करूं तो 30%। चलें जी यूआरपी। अच्छा मैंने ये सिखाया था यूआरपी माइनस करोगे ना तो उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, जबकि जब एसोसिएट बेचता है तो इम्पैक्ट कहाँ जाता है, इन्वेंट्री में। तो अगर आप यहाँ से माइनस कर देंगे ना तो जो भी पोस्ट एक्विजिशन आएगा आप उसका इम्पैक्ट कहाँ ले जाओगे, इन्वेस्टमेंट में, जबकि फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिखाया भी था पहले कि आप यहाँ पे कुछ पार्क नहीं करें, आप पहले अलग से प्रॉफिट ले जाएं फिर अलग अलग एडजस्ट करें, अनलेस कि आप यहाँ पे एडजस्टमेंट ऐसे करें कि उसका अलग प्रॉफिट निकाल के इन्वेस्टमेंट में डालें और फिर अलग से माइनस करें, तो 2 अलग अलग बातें हैं। अच्छा जी हमने कहा शेयर निकालने के लिए 15,000 डिवाइडेड बाय 50,000 ये हो गया, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है शेयर ऑफ ग्रुप है, ये सही है। अच्छा अब इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सही है। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट सीधी दी हुई है, निकालनी है, निकालनी है। तो पहले हमने कहा नहीं बैलेंसिंग फिगर कभी एग्जाम में नहीं करना, और भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट, इसमें तो तेरा निकल गया होगा अमाउंट क्योंकि मैंने सवाल ऐसा बनाया कि वो मैच कर रहा है, पर एग्जाम में अगर बैलेंसिंग फिगर की ना हाँ फिर सही है। तो ये आ गया 2,26,600 हमने अपने शेयर्स दिए हैं, शेयर कंसिडरेशन आ गई 26,600 इंटू 12.5। इस दिन हमारी प्राइस ये चल रही थी, ओके जी 26,600 इंटू 12.5। अच्छा ये आ गया आपके पास ये अमाउंट। अच्छा अगर ये 532,500 को अगर आप इसमें ऐड करें ना ऊपर वाले में, ये 667,500 में देखो 1.2 मिलियन बनेगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग हो चुकी है तो इसके क्रेडिट की आपको पंचायत नहीं होनी चाहिए, जिसकी होनी चाहिए थी वो हमने अलग से कर ली, वो बॉन्ड कंसिडरेशन, वो एरर था, क्लैरिटी है। तो ये खुद सोचो कि ये सवाल बनाने में टाइम कितना लगता होगा,
कि भाई आपने एक एक चीज़ को परखना है, सही करना है, तो ताकि आपकी तरफ सही चीज़ है तो आप उसको अप्लाई सही कर पाएँ, वो सारी चीज़ें तभी हटती है मेरी इस बात पे। मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि अब मैं डेफिनेट बोलूँ भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं डाल दूँ। नहीं तो देखो मसला ये है ना कि मोटिवेशन क्या बचती है, बिल्कुल हो, बट भाई एक तुम ये चीज़ सोचो, मैं चाहता हूँ कि भाई सब इसका बेनिफिट लेना। अब वो अपनी इस पे देखेगा, पता है वो 20 तारीख को कोई अगर देखेगा ना ये, मतलब एट द एंड ऑफ सेशन वो फेल हो जाएगा, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे ये देख के। अभी तो तुम्हें समझ आई ना कि तुमने पहला सेशन लिया, उसमें तुम्हें थोड़ा सा टेंशन तो ही होगी ना घर जाके कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं। आज तुम्हें थोड़ा सा जज्बा आया कि यार अप्लाई करना भाई, तो एप्लीकेशन में कुछ तो दिमाग खुला ना कि भाई सोचना कैसे। अब ये बात, ये तो उनकी गलती है ना, वो कह रहे हैं जो आए उनका क्या कसूर है, सही है, चलो जी उनके लिए कर लेते हैं। अच्छा भाई ये हो गई अमाउंट। अब मुझे बताओ मेरा शेयर कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो क्या कोई बार्गेन परचेज गेन है? नहीं, बार्गेन परचेज गेन नहीं है ना, आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं, बाकी गुडविल के पैसे होंगे वो इसके अंदर ही रहेंगे। पर अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले लूं? 540 इन दोनों का डिफरेंस, सही है जी, ये आ गया। अब मैं यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कितने सालों का है? 2 ईयर्स का है, ताकि ये याद रहे। चलें, अब हमने कहा ये भी बात हो गई सही। इसके बाद क्या कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? अच्छा हम देख लेते हैं सवाल में। हमने कहा कि भाई इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अच्छा डिविडेंड जो मुझे मिला होगा वो मेरे रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी होगा, और उसके रिटेन अर्निंग से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, तो बैलेंस शीट में हमें पंचायत नहीं करनी होती है, मैंने 10 बार सिखाया और कल की क्लास में रिवाइज भी करवाया है, सही जी, तो इसकी पंचायत नहीं करनी है। आगे इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये तो पेरेंट और सब्सिडियरी की ट्रांजैक्शन है, ये वाली नहीं, बल्कि ये तो वो है ना एसोसिएट वाली है। 1,20,000 का मार्कअप पे बेचे, 40% गुड्स अभी भी नहीं बिके, तो ये एसोसिएट ने बेचा है। इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा या इन्वेंट्री पे आएगा? इन्वेंट्री पे आएगा। तो हमने कहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री फ्रॉम एसोसिएट। तो आपने कहा भाईजान 1,20,000 को डिवाइड कर दूं 120 से, 20% है ना, और 40% नहीं बिका, चेक कर लो, यही है। 120 से मल्टीप्लाई बाय 20 किया और ये आ गया, लिखा हुआ है ना 40% ऑफ गुड्स वाज सोल्ड। अच्छा तो 60% आ गया, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि इसके लिए हम इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। देखो एक मिनट, हमने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एसोसिएट ने ग्रुप को गुड्स बेचे 1,20,000 रुपए के एट अ मार्कअप ऑफ 20%, जिसमें से 40% बिक चुका है, लिखा हुआ है ना, वह सोल्ड बाय ग्रुप। इन्वेंट्री क्यों होगी? क्योंकि जब एसोसिएट आपको बेचती है तो इन्वेंट्री आपकी किताबों में है ना, तो वो ओवर स्टेटेड है, प्रॉफिट वहां छुपा हुआ है ना, तो इन्वेंट्री को हटाओगे तो उसकी एंट्री ये बनती है ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आप बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री आपकी किताबों में नहीं है। ग्रुप में तो इन्वेंट्री ग्रुप की होती है ना, तो हम हर केस में इन्वेंट्री को हिट कर रहे होते हैं। यस सही है, इन्वेंट्री आ गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे हिट आएगी फ्रॉम पेरेंट। इसका 12,000 का 30%, हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, होल्डिंग परसेंटेज भी लगेगी ना, ये बिल्कुल सही है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी होल्डिंग परसेंटेज, बिल्कुल बिल्कुल यही है, वो रह गया यहाँ पे इधर। अच्छा भाई इसके बाद हमने कहा कि भाई हमने भी तो इन्वेंट्री बेची है, मार्जिन है, तो हमने कहा पहले तो आप आ जाएं 70,000 पे, कितने % मार्जिन पे बेची है?
तो इसको हमने कर दिया 35। कितनी परसेंट इन्वेंट्री बाकी है? 25%, और इसका भी 30%। यही है। चलें जी, अब मेरे ख्याल से हम इस लायक हैं, हम इसको टोटल कर लेंगे। सही है, ये हो गया ग्रुप रिजर्व तक की कहानी। चलें, यहाँ तक कोई मसला, वर्किंग्स हो गई हैं। अब हम इसको कहाँ पार्क करेंगे? बैलेंस शीट में। आ जाओ जी, हमने कहा बैलेंस शीट बना लेते हैं। फोकस हो गया, आप लोग मुझे बताएंगे, इस पे गाइड आप लोगों ने करना है क्योंकि जो टेस्टिंग है आपकी है। मुझे बताओ सबसे पहले इस पूरे सवाल में पीपी आ गया, ऐसा ही है। जल्दी से मुझे देख के बताओ पीपी पहले ये वाला उठा लूं मैं, यानी बातें बिल्कुल भी नहीं इधर देखना है, मिस हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा। पीपी ये वाला उठा लूं। अच्छा, इसके अंदर पेरेंट का भी है और होना भी चाहिए। मुझे तो एक तो उसने अच्छा काम करके दे दिया है। जब ऐसा सवाल होता है ना, उसका एडवांटेज भी होता है कि आपको प्लस करने की नीड नहीं, उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है। अच्छा, आप मुझे बताओ इस वाले के अंदर एक लूप होल है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के अंदर नहीं है, तो पहले तो एक ही 80,000 वाली हो गई। सही है। और फिर मैंने कहा इस 80,000 के अलावा तो और कुछ नहीं है ना, क्योंकि एसोसिएट वाली जो होती है वो तो कंसोलिडेट होती ही नहीं है। तो क्या इसके अंदर हम ये कहें कि ये सिर्फ 80,000 हमने उठा लिया? तो हमने कहा पहले हमने ये पिक किया, इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं ये 80,000, ये आ गया। अच्छा, आप मुझे गाइड करें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आएगी, क्योंकि बाकी सारी इन्वेस्टमेंट तो हट ही आएंगी। तो आपने कहा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपके पास 532 500 की थी, इसके अंदर आप प्लस करेंगे 546,000 जो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसके अंदर से आप माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो कौन सा वाला है भाई? वो हम जरा ग्रुप रिजर्व पे चले हैं, ये रहा। कितना था? 1838। हमने ये काम करना है यहाँ पे। तो बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? जो 1.2 मिलियन थी ना आपकी, वेरी गुड, उसके अगेंस्ट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज ले आए, बट वो 1.2 मिलियन में से कौन सी हटाओगे? 867,500 या 667 हटाओगे? 667,500 हटाओगे, क्योंकि 2 लाख रुपए तो है ही नहीं उसके अंदर। ऐसा है, ये आ गई 667,500 आ गई। इसके बाद जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, 532 वाला बच जाएगा। ऐसा ही है। और 532 के बाद उसमें ये पोस्ट एक्विजिशन ऐड होगा और ये लेस हो जाएगा। क्लैरिटी है? तो ये पूरा हिसाब किताब मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। अच्छा भाई, अब मैंने कहा मैं सिंपल ये उठाऊं, इसके अंदर ये प्लस करूं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ये वाली एडजस्टमेंट कर लूं। क्लैरिटी है? अच्छा भाई, इसके बाद गुडविल आएगी, क्योंकि अब तक तो रिकॉर्डेड ही नहीं थी, क्योंकि उसने तो लाइन बाय लाइन प्लस कर लिया था पागल ने। अच्छा भाई, मैं अपने आप को ही कह रहा हूं मैं, ये रहा 192,420 इधर। ये क्लियर है? चलें जी, इसके बाद हमने कहा भाई ये तो हो गया डन। अब इसको हम टोटल कर सकते हैं। टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए ये। इसके बाद करंट एसेट्स। अच्छा जी, करंट एसेट्स के लिए आपने कहा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलें जी, अब फोकस हो के आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। इन्वेंट्री मैंने ये उठा ली, एसोसिएट की तो कंसोलिडेट नहीं होती है। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? 3 है आई थिंक, पेरेंट टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू पेरेंट और एसोसिएट टू पेरेंट। सही है। हमने कहा इसके अंदर आप आ जाएं, तो पहले तो ग्रुप रिजर्व से मामलात को पिक कर लेते हैं। एक ये था और आपके पास 3,600 था और एक 24,000 था, तीनों पार्क हो गए। सही जी, ये हमने यहाँ पे इसको पार्क कर लिया। क्या कोई रिसीवेबल पेबल बाकी है? उसने लिख के दिया था आपको, उसने कहा कि भाईजान पहले तो आप ये उठा लें, ये हो गया,
अब हम सवाल में चलें तो सवाल के अंदर कौन से वाले का बाकी है देख लेते हैं ना। भाटिया लिमिटेड ने भेजा था, ओके जी 15% बाकी है। तो हमने कहा 3,60,000 रुपए का 15% आप हटा दें, ऐसा ही है क्योंकि वो तो फेयर वैल्यू का होता है ना। 3,60,000 रुपए का 15% हम क्या करेंगे, हटा देंगे। शुक्रिया यार, लव यू। ओके जी, अब हमने कहा इसके अलावा तो कोई रिसीवेबल नहीं था ना, इसके अलावा तो नहीं है ना। तो हमने कहा जी ये आ गया। तो हम यहाँ पे अगर लिख भी लें अपने पास ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये फिगर कैसे आई है, तो आपने कहा 400 और 800, बल्कि नहीं 819,000 है, इसमें से आपने माइनस कर लिया 3,60,000 रुपये का 15%। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है, पूरा हटा देंगे। 76750 है ना, 76750, इसमें से आप माइनस करेंगे वो जो सिर्फ सब्सिडरीज है। एसोसिएट वाला तो नहीं हटता ना, वो तो ग्रुप है ही नहीं ना, ऐसा तो नहीं लगता अपने आप से रिसीवेबल है। तो मैं बता रहा हूँ ना, बेंचमार्क क्वेश्चन जो कहते हैं वो ये है कि इसमें सब है, एवरीथिंग दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। तो हमने ये कहा कि भाई अब पहले ये बताओ सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, मुझे याद आ रहा है 2,20,000 है, ऐसा ही है। 2,20,000 रुपये पे उसने डिविडेंड कितना दिया है, 25%। अच्छा जी 1 मिनट दीजिएगा, खाली कंफर्म कर लें यहाँ पे। उसने कहा 25% है, तो हमने कहा कि चलो भाई, हमने कहा 25% आप यहाँ से हटा दें, पर 25% हटाओगे अपना हिस्सा 85%, सही है। तो हमने कहा कि मैं अगर यहाँ पे आया और मैंने कहा भाई इसमें से मैं हटा दूँ 2,20,000 रुपये पे, मैं सिंपल ये कर लेता हूँ ना, यहाँ पे है ना मेरे पास, मैं यहाँ पे आया 2,20 पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना परसेंट, 25%, और इसका भी 85%, तो ये आ गया 30,000। ये 30,000 किसका है, चेक कर लेते हैं एक बार। एसोसिएट ने कितना डिविडेंड दिया था, 30%, और उसका 20, ओके। उसका शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, तो इसका 20% तो सर 1 लाख बनता है। अच्छा तो आप कह रहे हैं होल्डिंग परसेंटेज तो हमारी ये है ना, मैच होता है। बस सवाल नींद में बनाया है, बस सही बनाया है, मतलब सारी चीज़ें हैं, मैच भी हो रही हैं, पर आपने वो पंचायत ही नहीं करनी ना कि बाकी क्या, आपको तो वो हटाना है जो हटना चाहिए। क्लैरिटी है। चलें जी, ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला, ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई पंगा है, क्या बात कर रहे हो यार। देखें 1 मिनट, कैश में एंट्री तो बनाई थी, ये 57,000 तो हटाओगे ना, ये तो एरर है ना, ये हटा दिया हमने, सही है। तो हमने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था कितना आपके पास, 1,309,600, 1,309,600 में से आपने हटा दिया 57,000। वो कूपन जो आपने पे तो करते थे पर अब तक अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाई, तो ये हटा दिया आपने। अच्छा अब आई बिलीव कि ये ख़त्म हो गया, सही है। तो हमने इसको थोड़ा सा सजा देते हैं। तो हमने कहा टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास, किसने, हाँ पीएनएल में इन्वेस्टमेंट इनकम से, सही है भाई। यहां तक कोई इशू है, 75 समथिंग पे क्लियर है, ओके। अब किस पे आ गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे। जल्दी बताओ भाई, शेयर कैपिटल, बाबू बातें नहीं, इधर इधर इधर, शेयर कैपिटल जल्दी बताओ। 1.4 मिलियन में से क्या हटा दें, 220 हटा दें, हमने लिख दिया एक्सक्लूडिंग सब्सिडरी। अच्छा शेयर प्रीमियम है, अच्छा शेयर प्रीमियम 810 आ रहा है,
पर मैंने उसमें से 890 में से क्या हटा दिया, कितना, 80,000। तो अगर हम जाके देखें तो वो ये रहा, यही बनता है। यहाँ पे आ गए जी हम, ये रहा। अच्छा, इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस है कुछ, ये आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये इस बार इसने रीवैल्यूएशन की होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आ गया। अच्छा, अब बताएं क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है या सीधा सीधा हिसाब किताब है? क्योंकि हम तो किसी की रिटेन अर्निंग को तसव्वुर ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे ग्रुप रिजर्व में पेरेंट एंटिटी की अपनी भी और सब्सिडरी के बाद का भी सब कुछ है। क्लैरिटी है? अच्छा भाई, एनसीआई पे आ जाएं। एनसीआई आपकी कितनी आ रही है भाई, 286751। क्या इक्विटी का हिसाब किताब डन हो गया? ये हो गया हिसाब किताब। अब आप आ जाएं किस पे, लायबिलिटीज पे। अच्छा जल्दी बताओ, क्या बॉन्ड पेएबल रिकॉर्ड कर लूं मैं? करें? क्यों, हुआ हुआ नहीं है? नहीं हुआ हुआ, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हो गया, ग्रुप रिजर्व में पार्क हो गया। ये आ गया जी, बॉन्ड पेएबल आ गया। बॉन्ड पेएबल के बाद आप मुझे बताएं, अब जो लायबिलिटीज आ रही हैं, ट्रेड एंड अदर पेएबल। हाँ भाई, ट्रेड एंड अदर पेएबल में क्या कहते हो, कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा, आपने कहा 3,20,000 में से माइनस कर दें 360 का 15%। ये आ गया, सही है। ऊपर देख लेते, यही है ना, 360 का 15%। ओके, इसके बाद आ गया डिविडेंड पेएबल। हाँ भाई, क्या करना है? 55,000 दिखा दूं? अच्छा चलो, हमने कहा कि भाई 55,000 जो था, यहीं से लिंक लगा देते हैं। ये तो पूरा डिविडेंड है, ऐसा ही है। सब्सिडरी का अगर तुम वो देखो, शेयर कैपिटल, प्लीज सुनना यार, ये बताना मुझे, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल देखो, उसके ऊपर लगा दो कितना फीसद, 25% का डिविडेंड है। देखो 55,000 आता है, पर ये पेरेंट का भी है, एनसीआई का भी है। इसमें से आप क्या हटा दें, अपना हिस्सा। तो आपने कहा कि भाई आप ये वाली चीज़ पिक कर लें, $8250 आता है, जिसे एनसीआई वाला बचना चाहिए। और इसके बाद आपका आ गया टैक्सेशन पेएबल। इसमें कोई एडजस्टमेंट दरकार है? नहीं है। इसको हमने सम किया और ये आ गया। अच्छा भाई, अब हम कहेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये प्लस ये आ गया 7530,283, 7530,283 मैच हो गया जी। सबसे जो धड़कने वाली कहानी होती है दिल की, वो ये होती है कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई ने किया तो कैसा मैच नहीं होगा, सही है। चलो जी, कोई मसला है यहाँ तक? इसका क्या बाकी है तो आप करके आएंगे तो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उसका सोल्यूशन मैं दे दूं या दे दूं? मैं दे देता हूँ। चलें जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये? हाँ जी, तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन समाप्त होता है अलॉन्ग विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। भाई रिवाइज हो गया अच्छा सा? चलो जी, अभी दे रहा हूँ, PDF भेज रहा हूँ तुम्हें। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफर्ड टैक्स।